हेलो एवरीवन, लर्न एवरीडे विथ उमा में आपका स्वागत है। तो कैसे हो आप सब और आपकी सीजी सेट की तैयारी कैसे चल रही है? होप सब बहुत अच्छे से चल रहा होगा, आपकी सेहत भी अच्छी होगी। तो चलिए चालू करते हैं एक स्टेप और मंजिल की ओर। ठीक है, चलिए हम यहाँ कर रहे हैं सीजी सेट 2026 की तैयारी। हमारा पेपर 2 है साइकोलॉजी। देन हम यहाँ पर अभी क्या कर रहे हैं, टॉपिक वाइज सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम चालू कर रहे हैं अपना यूनिट 2। चलिए देखते हैं यूनिट 2 का सिलेबस क्या क्या है। ये हमारा यूनिट 2 का कंप्लीट सिलेबस है, रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक रिसर्च। ठीक है, तो ये जो मैं आज आप लोग को बताने वाली हूँ, ये सभी चीजें आप यदि यूजी में है, पीजी में है, किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, ठीक है, आपका यूजी कोर्स और आपका पीजी कोर्स में ये सब चीज वैलिड है, आप पढ़ सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो ये हमारे क्या बोलते हैं, नेट का भी सिलेबस है और ये सभी यूजी और पीजी के लगभग लगभग सेम सिलेबस रहते हैं, रिसर्च और स्टैटिस्टिक के। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हम आज कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम पोर्शन कंप्लीट कर सके। ठीक है, तो सबसे शुरू देखते हैं रिसर्च। रिसर्च होता क्या है? रिसर्च इज अ साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक रिसर्च सर्च फॉर पर्टिनिएंट इंफॉर्मेशन ऑफ अ स्पेसिफिक टॉपिक। एक स्पेसिफिक टॉपिक से के बारे में हम सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिकली रिसर्च करते हैं, उसके बारे में क्या करते हैं, जानकारी इकट्ठा करते हैं, इसको बोलते हैं रिसर्च। एक बार यूजीसी नेट में ये प्रश्न आया था कि हम रिसर्च के पर्पस क्या है, किस किस पर्पस से हम रिसर्च करते हैं। टू टू गेन नॉलेज, टू सॉल्व प्रॉब्लम, हम सॉल्व प्रॉब्लम करने के लिए भी करते हैं रिसर्च। ठीक है, जैसे कि हमारा जो एक्शन रिसर्च होता है, अभी मैं आपको टाइप्स पढ़ाऊंगी, उसमें हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तत्काल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। ठीक है, टू वेरीफाई एक्सिस्टेंस नॉलेज, जो ऑलरेडी नॉलेज प्रेजेंट है उसको वेरीफाई करते हैं। टू इम्प्रूव एक्सिस्टिंग प्रैक्टिकल, जो हमारा प्रैक्टिकल है, जो हमारा ऑलरेडी रिसर्च हो चुका है, जैसे टीचिंग में, हेल्थ केयर में, बिजनेस में, टेक्नोलॉजी में, हम इम्प्रूव प्रैक्टिस के लिए और रिसर्च करते हैं, किस तरह से हम प्रैक्टिस को हमारे इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे अभी न्यू कॉन्सेप्ट चला है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। ठीक है, हम एविडेंस कलेक्ट करते हैं कि हमारा जो प्रैक्टिस है और इफेक्टिव कैसे हो सके। टू डेवलप थ्योरी, इस तरह हम देखते हैं, हमने यूनिट 1 में भी पढ़ा था कि बहुत सारे थ्योरीज बनाए गए हैं। ठीक है, तो किसके द्वारा बनाए गए हैं, रिसर्च के द्वारा बनाए गए हैं। टू सपोर्ट एक्सिस्टेंट डिसीजन मेकिंग, टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग। ओके, टू प्रिडिक्ट फ्यूचर इवेंट, फ्यूचर इवेंट को प्रिडिक्ट करने के लिए भी किया जाता है, जैसे फोरकास्ट वगैरह में किया जाता है। ठीक है, टू इवालुएट प्रोग्राम एंड इंटरवेंशन, प्रोग्राम और इंटरवेंशन, जैसे कि वेदर अ प्रोग्राम ट्रीटमेंट पॉलिसी इज इफेक्टिव और नॉट। टू फिल द gap between the knowledge and the practice, to fill the to fill knowledge gap, जो भी गैप हुआ है उसको फिल करने के लिए। टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने के लिए। ओके, तो दिस इज द व्हाट, दिस इज द पर्पस ऑफ द रिसर्च। देन स्टेप ऑफ रिसर्च, यहाँ से हर साल क्वेश्चन आता है, 2 नंबर यहाँ से पक्के आपके। ठीक है, तो कौन कौन से रिसर्च के स्टेप होते हैं, चलिए देखते हैं। पहला होता है रिसर्च के डिफाइंड रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं, जैसे कि इफेक्टिवनेस ऑफ अ स्ट्रक्चर टीचिंग प्रोग्राम ऑन नॉलेज रिगार्डिंग सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंटिंग एमंग एडोलेसेंट गर्ल्स। ठीक है, तो हम रिसर्च यहाँ पर प्रॉब्लम देखते हैं, एक लिखते हैं कोई सा भी, इफेक्टिवनेस of a
structural teaching program on knowledge regarding cervical cancer prevention among adolescent girls। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। अब सेकेंड आता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर में हम ये देखते हैं कि प्रीवियस स्टडी अबाउट द सर्वाइकल कैंसर, यहाँ पर से हम देखेंगे जो हमारा सर्वाइकल कैंसर के बारे में हम स्टडी करना चाहते हैं उसके बारे में क्या क्या प्रीवियसली क्या हो गया है लिटरेचर हमको मिल सकता है। जैसे प्रीवियस स्टडी अबाउट द सर्वाइकल कैंसर नॉलेज, प्रिवेंशन, HPV वैक्सीन, ठीक है, एंड एजुकेशनल प्रोग्राम, ये सब चीज से रिलेटेड हम क्या करेंगे, रिसर्च रिव्यू करेंगे। देन आइडेंटिफाई द वेरिएबल, हम वेरिएबल आइडेंटिफाई करेंगे IV और DV। ठीक है, IV यानी बताइए चलिए, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। IV यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, DV यानी डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर IV क्या है, चलिए बताइए। स्ट्रक्चर प्रोग्राम, टीचिंग प्रोग्राम, स्ट्रक्चर जो टीचिंग प्रोग्राम है ये हमारा क्या है, IV है। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, नॉलेज रिगार्डिंग सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन। ठीक है, तो नॉलेज रिगार्डिंग सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन ये क्या है, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, हम हाइपोथेसिस बनाएंगे। हाइपोथेसिस बनाएंगे तो हमारा हाइपोथेसिस दो टाइप का बनता है, H0 और H1। H0 क्या होता है, नल हाइपोथेसिस होता है जो कि बताता है कि कोई रिलेशन नहीं है। क्या बताएगा, there will not a significant difference between the pre-test and post-test knowledge। ओके, इफेक्टिवनेस स्ट्रक्चर टीचिंग प्रोग्राम के लिए हम क्या करेंगे, टी टेस्ट करने की कोशिश करेंगे जिसमें हम प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट लेंगे। ठीक, तो प्री टेस्ट में हम देखते हैं कि नॉलेज क्या है एडोलेसेंट गर्ल का, किसके बारे में, रिगार्डिंग सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन के बारे में बच्चे लोग का, एडोलेसेंट गर्ल लोग का क्या उनका नॉलेज है ये देखेंगे प्री टेस्ट में। पोस्ट टेस्ट में हम क्या करेंगे, पहले फिर उसके बाद हम टीचिंग प्रोग्राम देंगे, उसके बाद हम फिर से टेस्ट लेंगे और देखेंगे कि उनका नॉलेज लेवल बढ़ा या नहीं है। ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस हमको क्या बताता है कि देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द स्ट्रक्चर टीचिंग प्रोग्राम एंड नॉलेज रिगार्डिंग कैंसर प्रिवेंशन, ये नो का स्टेटमेंट देता है हमेशा। ठीक है, और हमारा H1 क्या बताएगा, देयर विल बी सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट नॉलेज। ओके, ये बताएगा कि सिग्निफिकेंस रिलेशन नहीं है प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट में, ये बताएगा कि देयर विल बी अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट नॉलेज। ठीक है, तो हमारा पर्पस ही रहता है कि हम H0 जो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करें और अल्टरनेटिव को एक्सेप्ट करें। इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद प्रिपेयर द रिसर्च डिजाइन। अब कौन सा रिसर्च डिजाइन हमको लेना है, आइदर वी गेट क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन और क्वांटिटेटिव और मिक्स मेथड डिजाइन, ये हम यहाँ से चुनेंगे। ठीक है, कि कौन सा रिसर्च करना है। चलिए हम लोग यहाँ पर चुन लिए क्वांटिटेटिव। देन सेलेक्ट द सैंपल, सैंपल सेलेक्ट करना। सैंपल क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन, ये होता है सैंपल। अब सैंपल हम लेंगे एडोलेसेंट गर्ल का लेंगे,
तो एडोलेसेंट गर्ल 60 लेंगे, ज्यादा लेंगे, ये डिपेंड करता है। हम टी टेस्ट लगा रहे हैं, हमने शुरू में देखा, तो हम क्या करेंगे 30-30 लेंगे हमारे पार्टिसिपेंट, या तो हम 30 ले लेंगे या तो दो ग्रुप में 30-30 करके 60 ले सकते हैं। ठीक है, अगर हम क्या करेंगे, हम इंडिपेंडेंट ग्रुप टी टेस्ट करेंगे या फिर डिपेंडेंट टी टेस्ट करेंगे, तो ये हमारा ही वो है। ठीक है, अपना ही सहूलियत के हिसाब से रिसर्चर करता है। चलिए हम क्या करते हैं, 1 पेयर टी टेस्ट करते हैं। अरे यार मिटना यार, ठीक। तो हम क्या करते हैं, 30 एडोलेसेंट बच्चे लेते हैं, उसी को प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट देंगे। प्री टेस्ट भी देंगे, फिर पोस्ट टेस्ट भी देंगे। ठीक, फिर डेटा कलेक्शन मेथड हम यूज करते हैं। ठीक, आइदर हम क्या डेटा कलेक्शन मेथड यूज कर रहे हैं, हम टेस्ट दे रहे हैं, हम क्वेश्चन आयर दे रहे हैं, उससे हम देखते हैं। फिर उसके बाद डेटा कलेक्शन, हमारा डेटा जो हम कलेक्ट किए रहते हैं उसको एनालिसिस करते हैं, हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर टेस्टिंग के लिए हम टी टेस्ट यूज कर रहे हैं। कौन सा टी टेस्ट यूज कर रहे हैं हम, कौन सा टी टेस्ट यूज कर रहे हैं, पेयर्ड पेयर सैंपल टी टेस्ट। इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगी। ओके, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो जनरलाइजेशन करेंगे और इंटरप्रिटेशन करेंगे, फिर लास्ट में रिसर्च रिपोर्ट होता है। तो ये सब चीज एक एक प्रोसीजर होता है रिसर्च का। तो सबसे शुरू हम क्या किए, डिफाइन द रिसर्च प्रॉब्लम, फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर, फिर आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स, फिर फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, प्रिपेयर रिसर्च डिजाइन, देन सेलेक्ट द सैंपल, collection the data, analysis and hypothesis testing, then carry out generalization and interpretation, writing the research report। तो ये सब चीज क्या है, स्टेप होते हैं। इसको आपको आता है सीक्वेंस में करने के लिए। ठीक है, सीक्वेंस में करने का आता है। फिर और किस तरह से आ सकता है क्वेश्चन, उसको हम इसके बारे में हम क्वेश्चन आयर करेंगे। ठीक है, हम पीवाईक्यूज करेंगे, लगाएंगे, इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कॉन्सेप्ट क्या है। अब वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल्स इज एनीथिंग दैट कैन बी चेंज or have different value among individual or observations। वेरिएबल क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं, एट्रीब्यूट हो सकते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन होता है, ऑब्जेक्ट, सिचुएशन दैट कैन बी डिफरेंट वैल्यू आर लेवल। ओके, जिसको हम क्या कर सकते हैं, स्टडी करते हैं उसके बारे में। तो देखते हैं कितने टाइप के वेरिएबल होते हैं। पहला होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, द वेरिएबल दैट इज मैनिपुलेटेड आर कंट्रोल्ड बाय द रिसर्चर, जिसको रिसर्चर के द्वारा मैनिपुलेट किया जा सकता है और हम कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे वेरिएबल को क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे टीचिंग मेथड्स है, ड्रग्स का डोज है, इसको क्या कर सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसके कारण हम आईवी में किस तरह से चेंज करते हैं, ये आउटकम वेरिएबल होता है। कौन, डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल इज आउटकम वेरिएबल दैट इज मेजर्ड, जिसको हम मेजर करते हैं। इट डिपेंड ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल से जुड़ा रहता है। जैसे डिफरेंट टीचिंग मेथड्स इज, हम क्या करते हैं, डिफरेंट टीचिंग मेथड का यूज करते हैं जो एकेडमिक अचीवमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, अलग अलग टीचिंग मेथड्स यूज करते हैं जिससे हमारा एकेडमिक अचीवमेंट होता है। जैसे ड्रग्स के हम डोज भी कर सकते हैं, ड्रग्स के डोज लेते हैं। जैसे कोई भी ड्रग्स है आइडेंटिफाई करने के लिए, इसमें 20 mg लेंगे, ठीक है, 40 mg लेंगे, 60 mg लेंगे, और देखेंगे कि किस तरह से वो क्या करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। ओके, तो ये क्या हुआ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, और इसके कारण हमारा बीपी होता है वह कंट्रोल होगा,
बीपी प्रभावित होगा, ब्लड प्रेशर प्रभावित होगा, तो ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, कंट्रोल वेरिएबल, कंट्रोल वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल केप्ट कांस्टेंट। कुछ कुछ वेरिएबल ऐसे होते हैं जो हमारे स्टडी का पार्ट नहीं होते हैं, उसको हम कांस्टेंट करके रखते हैं, स्थिर करके रखते हैं, ताकि वो रिजल्ट को प्रभावित ना हो कर सके। आउटकम वेरिएबल में जो भी चेंजेस आए वो केवल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कारण ही आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे वेरिएबल्स का लिस्ट बनाते हैं जो इन दोनों के बीच में, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में आ सकते हैं, उनको उनको हम क्या करते हैं, कंट्रोल करके रखते हैं, तब उसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल वेरिएबल बोला जाता है। जैसे कि टेस्टिंग टाइम, अगर हम ड्रग्स और ब्लड प्रेशर का एग्जाम्पल लेते हैं, तो हम टेस्टिंग टाइम को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम टीचिंग मेथड और एकेडमिक अचीवमेंट का एग्जांपल लेते हैं, तो हम सेम क्लासरूम में लेंगे, सेम सिलेबस का यूज करेंगे, तो इस तरह से ये हमारे कंट्रोल वेरिएबल हो सकते हैं। देन एक्सट्रेनियस वेरिएबल, एक्सट्रेनियस वेरिएबल कौन से होते हैं, अनवांटेड वेरिएबल। जब कंट्रोल वेरिएबल जो रहते हैं उसमें से हम बहुत सारे वेरिएबल को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन अनवांटेड वेरिएबल जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और वो अफेक्ट करते हैं हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को, आउटकम वेरिएबल को अफेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रेनियस वेरिएबल। ओके, एक्सट्रेनियस वेरिएबल, अनवांटेड वेरिएबल दैट मे अफेक्ट, अभी अफेक्ट नहीं कर रहा है लेकिन इन फ्यूचर अफेक्ट कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रेनियस वेरिएबल। जैसे स्टूडेंट मोटिवेशन, हम टीचिंग मेथड्स देख रहे हैं डिफरेंट टाइप के, कि एकेडमिक अचीवमेंट में वो क्या लाएगा, चेंजेस लाएगा। हम अपने वेरिएबल को कांस्टेंट रखते हैं, किसको किसको, सेम सिलेबस रखते हैं, सेम क्लासरूम रखते हैं, लेकिन हम स्टूडेंट मोटिवेशन को क्या कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं। हम क्या इंटेलिजेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं हर बच्चे के, नहीं। तो इस तरह से ये क्या हुआ, एक्सट्रेनियस वेरिएबल हुआ। ठीक है, अब इन extraneous variables that actually influence both the DV and IV, making the result difficult to interpret। मतलब ये extraneous variable जब तक प्रभावित नहीं करते हमारे IV और DV को, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये कंफाउंडिंग वेरिएबल कब बन जाते हैं, जब ये IV और DV को प्रभावित करते हैं और रिजल्ट के इंटरप्रिटेशन, जो हमारा रिजल्ट के इंटरप्रिटेशन को प्रभावित करता है, तब वो कहलाता है कंफाउंडिंग वेरिएबल। सो द कंफाउंडिंग वेरिएबल इज नथिंग बट extraneous variables that actually influence both IV and DV। okay, like example, previous knowledge affecting both teaching methods। ठीक है, अगर बच्चे का प्रीवियस एक्सपोजर हो चुका है वो टीचिंग मेथड से, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, केवल टीचिंग मेथड के कारण ही प्रभावित ना हो कि प्रीवियस एक्सपोजर एक क्या बन गया, कंफाउंडिंग वेरिएबल बन गया। देन आता है नेक्स्ट, मॉडरेटर वेरिएबल। मॉडरेटर वेरिएबल changes the strength and the direction of the relationship between the IV and DV। ये क्या करते हैं, मॉडरेटर change the strength and the direction of the relationship between IV and DV। IV और DV के रिलेशन को ही चेंज कर दे रहे हैं, जैसे कि जेंडर और एज। यहां पर जेंडर और एज प्रभावित कर सकते हैं अगर उस क्लासरूम में, जैसे कि अगर हम कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, उनके टीचिंग मेथड में चेंजेस करके उनके एकेडमिक स्कोर को देखना चाहते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि अगर ग्रेजुएशन में हम इस रिसर्च करना चाहें, इस प्रकार का रिसर्च करना चाहें, तो हम जानते हैं कि उसमें एज वेरिएशन होता है। ठीक है, 90 से 22, 23 ईयर के भी बच्चे हो सकते हैं ग्रेजुएशन में। ठीक है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सक रहे हैं, वो मॉडरेट कर दे रहा है IV और DV के रिलेशन को। ठीक, ओके,
देन मीडिएटर या इंटरवीनिंग वेरिएबल। इंटरवीनिंग वेरिएबल ये आईवी और डीवी को इफेक्ट करने के बजाय ये एक्सप्लेन करते हैं हाउ एंड व्हाई द आईवी अफेक्ट द डीवी। ये हमारे रिसर्च में नहीं आते हैं, इसको हम केवल इंटरमीडिएटिंग जो मीडिएटर जो वेरिएबल होता है या इंटरवीनिंग वेरिएबल होता है केवल एक्सप्लेन करने का काम करता है। ये आईवी और डीवी के बीच के रिलेशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, जैसे कि मोटिवेशन बिटवीन टीचिंग मेथड्स एंड अचीवमेंट। ठीक, ये केवल एक्सप्लेन करता है दोनों के अफेक्ट को। ओके, देन प्रिडिक्टर वेरिएबल एंड क्राइटेरियन वेरिएबल। प्रिडिक्टर वेरिएबल क्या होता है? जो प्रिडिक्ट करता है। ठीक है, ये किस में आता है? ये हमारे रिग्रेशन में आएगा। ओके, वेरिएबल यूज टू प्रिडिक्ट एन अदर वेरिएबल। कोरिलेशन स्टडी में, रिग्रेशन स्टडी में हम देखेंगे वेरिएबल जो कि प्रिडिक्ट करते हैं दूसरे वेरिएबल को, जैसे कि आईक्यू प्रिडिक्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस। जैसे कि हम किसी बच्चे के आईक्यू को देख के हम उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट करते हैं, ये प्रिडिक्टर वेरिएबल होते हैं। द आउटकम वेरिएबल बीइंग प्रिडिक्टेड। देन क्राइटेरियन वेरिएबल, द आउटकम वेरिएबल बीइंग प्रिडिक्टेड। जब आउटकम वेरिएबल को प्रिडिक्ट किया जाता है, जैसे एकेडमिक परफॉर्मेंस, ओके, दैट इज क्राइटेरियन वेरिएबल। तो ये सब चीज रिसर्च के वेरिएबल्स होते हैं, टर्म्स होते हैं। ठीक है, आप अगर एक बार में पढ़ रहे हैं तो दोबारा भी आप इस क्लास को देखिए और समझिए। ठीक है, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। देन आता है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग क्या प्रोसीजर है सैम्पलिंग का? ये क्या है? रिप्रेजेंटेटिव यूनिट होता है। आगे हम रखे हैं इसका डेफिनेशन। पहले देखते हैं पॉपुलेशन या यूनिवर्स क्या होता है। एंटायर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट आर इवेंट हैव द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक दैट द रिसर्च वांट टू स्टडी। ओके, जैसे कि अगर हम नर्सेस बच्चों पे स्टडी करना चाहते हैं तो ऑल नर्सिंग स्टूडेंट इन इंडिया is our population. Okay, entire group of individual that researcher want to study, it is population. Then target population, the specific population to which the researcher intended to generalize the finding. टारगेट पॉपुलेशन कौन होते हैं? द स्पेसिफिक पॉपुलेशन होते हैं जिसमें हम अपने रिसर्च का जनरलाइज करना चाहेंगे, जो भी रिजल्ट निकलेगा उसको। जैसे कि ऑल बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट इन छत्तीसगढ़। ओके, देन एसेसिबल पॉपुलेशन। एसेसिबल पॉपुलेशन या स्टडी पॉपुलेशन किसको बोलते हैं? द पार्ट ऑफ द टारगेट पॉपुलेशन। ये क्या होते हैं? टारगेट पॉपुलेशन का पार्ट होते हैं दैट आर रिसर्च दैट रिसर्चर कैन एक्चुअली असेस फॉर द डेटा कलेक्शन, जहां पर रिसर्चर डेटा कलेक्शन के लिए जा सकते हैं। जैसे कि बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज इन बस्तर डिवीजन। देन सैंपल क्या होता है? सबसेट ऑफ accessible population selected for the study। इन accessible population में से जितने भी बच्चों को हम स्टडी के लिए लेंगे उसको हम बोलते हैं सैंपल। ये सैंपल रिप्रेजेंटेटिव यूनिट होने चाहिए किसका? पॉपुलेशन का। ओके ओके, तो हमने 250 नर्सिंग स्टूडेंट को लिया अपने सैंपल में। कहाँ से? 3 डिफरेंट कॉलेज ऑफ बस्तर डिवीजन। देन सैंपल यूनिट। सैंपल यूनिट से ही समझ में आ रहा है कि एक यूनिट यानी एक। द बेसिक एलिमेंट्स आर यूनिट सेलेक्टेड ड्यूरिंग द सैंपल, लाइक 1 स्टूडेंट, 1 टीचर, 1 पेशेंट और 1 स्कूल। ठीक है, यूनिट कोई सा भी हो सकता है, एक स्कूल भी हो सकता है, एक हॉस्पिटल भी हो सकता है, एक टीचर भी हो सकते हैं और एक स्टूडेंट भी हो सकते हैं। सैम्पलिंग फ्रेमवर्क, अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल यूनिट
फ्रॉम विच द सैंपल इज सेलेक्टेड। अब 250 स्टूडेंट लेना है तो हम पूरे 250 स्टूडेंट का पूरा लिस्ट तैयार करेंगे, दैट इज सैम्पलिंग फ्रेमवर्क, लिस्ट ऑफ ऑल रजिस्टर्ड नर्सेस स्टूडेंट इन द कॉलेज। कॉलेज में से हम पूरे जितने भी नर्सेस बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उनका हम क्या लेंगे, लिस्ट लेंगे। देन आता है सैंपल साइज, द टोटल नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट इंक्लूडिंग इन द सैंपल। सैंपल में जितने भी क्या है, सैंपल साइज मतलब टोटल नंबर ऑफ द सैम्पलिंग यूनिट, 250 स्टूडेंट। देन सैम्पलिंग टेक्निक, सैम्पलिंग टेक्निक क्या होता है, द मेथड यूज टू सेलेक्ट सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन। ठीक, ये तो या तो ये क्या हो सकता है, क्या क्या सैम्पलिंग टेक्निक होती है, सिंपल रैंडम हो सकता है, स्ट्रेटिफाई हो सकता है, कन्वीनियंस हो सकता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंतर्गत हम इसको लेते हैं। ओके, यहां तक क्लियर है सो फार? ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको? अब देखते हैं हम सैम्पलिंग टेक्निक। सैम्पलिंग टेक्निक में दो टाइप के सैम्पलिंग टेक्निक आते हैं, एक आता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक और दूसरा आता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हम क्या कर सकते हैं, इसमें वी कैलकुलेट द चांस ऑफ ईच पर्सन ऑफ बीइंग सेलेक्टेड इन आवर सैंपल। हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, कैल सॉरी calculate the chance of person of, पेन का कर्सर कहाँ चला जाता है यार, वेयर इज द एक्स, 1 सेकेंड, ये हाँ आया, ऑफ द पर्सन बीइंग selected in our sample। हम इसमें हर पर्सन का चांस सेलेक्ट करते हैं, बीइंग सेलेक्टेड इन आवर सैंपल, कि उसका हमारे सैंपल में आने के कितने चांस बनते हैं। ठीक है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, हम रैंडमली सिलेक्शन नहीं कर सकते। देन पहला आता है इसका सिंपल रैंडम। सिंपल रैंडम सैंपलिंग यानी क्या होता है, चांस सैंपलिंग होता है। एवरीवन इन द टारगेट पॉपुलेशन आइदर it has homogeneous or heterogeneous has calculate chance of being selected। ओके, सिंपल रैंडम सैंपलिंग में क्या होता है कि हर किसी का इक्वल चांस होता है हमारे पॉपुलेशन में, हमारे सैंपल में सेलेक्ट होने का इक्वल चांस। ठीक है, ये एक ही टेक्निक है जिसमें हम हर किसी को इक्वल चांस देते हैं। इसमें आता है कौन कौन सा टेक्निक आता है, चीट में आता है, और हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 1/n से। ठीक है, हर किसी का सैंपल हमारे सैंपल के रूप में सिलेक्शन होने के इक्वल चांस होते हैं। देन सेकेंड आता है स्ट्रेटिफाई रैंडम सैंपलिंग, इसमें चीट मेथड आता है, फिशबोल आता है। ओके, देन स्ट्रेटिफाई रैंडम सैंपलिंग में हम क्या करते हैं, इसमें स्ट्रेटा बनाते हैं। स्ट्रेटा मीन्स target population has different or many layer strata different from one another। मीन्स क्या होता है, हम स्ट्रेटा बनाते हैं। ओके, जैसे कि हमको लेना है, स्टडी करना है, बताइए अगर हम बिहार का, बिहार में लिटरेसी रेट देखते हैं और यूपी में देखते हैं, हम 4 राज्य का देखना चाहते हैं। ठीक है, राजस्थान, राजस्थान, चेन्नई, उड़ीसा, उड़ीसा, यहाँ पर हम
अवेयरनेस देखना चाहते हैं, किसके लिए? फैमिली प्लानिंग के लिए, ठीक है। फैमिली प्लानिंग का अवेयरनेस कितना है, तो यहाँ से हमको 100% पॉपुलेशन लेना है, यही 5 राज्यों से हम कर रहे हैं, ओके। हमको यही से पॉपुलेशन लेना है, तो हम क्या करेंगे? 20%, 20%, 20% पॉपुलेशन ले लेंगे अपने सैंपल में, ठीक है। तो ये हो गया, इस टाइप के सैंपलिंग को क्या बोलते हैं? डिसप्रपोर्शनेट, ठीक है। हम प्रपोर्शन नहीं ले रहे हैं, हम सिंपली परसेंटेज ले रहे हैं, तो ये क्या होगा? स्ट्रेटिफाई सैंपलिंग का डिसप्रपोर्शनेट। सैंपलिंग हम केवल परसेंटेज देख के ले रहे हैं, लेकिन यहीं पर अगर हम देखें कि हमारे ये पूरा जो राज्य है, ठीक है, बिहार, यूपी, राजस्थान, चेन्नई और उड़ीसा, इनके पॉपुलेशन का हम देखते हैं। पहले इनका पॉपुलेशन कितना है, हाँ, पॉपुलेशन देखते हैं। बिहार का कितना है? बिहार का 40% है पॉपुलेशन, ठीक है। यूपी का, यूपी से हम 40 लोगों को लेंगे, ठीक है, और इसमें से 10 लोग को लेंगे, क्योंकि उसमें हम क्या देख रहे हैं? फैमिली प्लानिंग के प्रति लिटरेसी देख रहे हैं, तो यूपी का भी हम देखते हैं, ठीक है। राजस्थान, राजस्थान और चेन्नई, और क्या है हमारे पास? उड़ीसा। तो हम अकॉर्डिंग टू क्या करेंगे? बिहार में पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है, एज कंपेयर टू राजस्थान। क्या होते रहता है पेन को भी। 100% पॉपुलेशन यहाँ से लेना है, तो हम बिहार में से हम क्या लेंगे? 20% लेंगे, यूपी से भी 20% लेंगे, लेकिन हम राजस्थान में देखते हैं वहां का पॉपुलेशन कम है, तो हम यहाँ से 10% ले लेंगे। चेन्नई से हम क्या लेंगे? चेन्नई में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, तो हम यहाँ से कितना ले लेंगे? चेन्नई से 30% ले लेंगे, तो कितना हो गया? यहाँ से उड़ीसा से 20% ले लेंगे। अब परसेंटेज लेंगे, ठीक है, 20%, 20%, 20%, ये 20%, ये, तो हमको कितना यहाँ पर से लेना पड़ेगा? हम अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन ले रहे हैं, ठीक है। तो 20% यदि यहाँ से हमको 100 लेना है, ठीक है, तो यहाँ से 20% मतलब हम यहाँ से लेंगे 20 सैंपल लेंगे, यहाँ से 20 लेंगे, यहाँ से 10 लेंगे, यहाँ से 30 लेंगे, यहाँ से 20 लेंगे, यानी हमारा जो प्रोपोर्शन है वो डिसप्रोपोर्शन यहाँ के हिसाब से देखने से लग रहा है, लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन हम परसेंटेज ले रहे हैं, तो ये क्या हुआ? प्रोपोर्शनेट, अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शन हम ले रहे हैं, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाई सैंपलिंग। जिसका जितना पॉपुलेशन है उसके हिसाब से ले रहे हैं, और इसमें हम कंटिन्यू 20% लेना है, 20% लेना है, 20% लेना है करके हम पहले वाले में ले रहे हैं। तो हमने प्रोपोर्शन नहीं देखा कि बिहार में कितने लोग हैं, हाँ, यूपी में कितने लोग हैं, राजस्थान में कितना लोग हैं, चेन्नई में कितने लोग हैं, उड़ीसा में कितना लोग हैं, हमको इससे फर्क नहीं पड़ रहा है, हम वहां से 20% ले रहे हैं, तो ये डिसप्रोपोर्शनेट हुआ। डिसप्रोपोर्शनेट हुआ, बिल्कुल भी डिसप्रोपोर्शनेट हुआ। और प्रोपोर्शनेट में अकॉर्डिंग टू वहां का पॉपुलेशन हम सैंपल ले रहे हैं, जैसे कि वहां 100 लोगों की संख्या है, हाँ, 100 लोगों की संख्या है, तो हम वहां से 100 लोगों के हिसाब से सैंपल लेंगे। कहीं 200, 300, 1000 लोग हैं, तो वहां से हम क्या लेंगे? परसेंटेज उसके हिसाब से निकालेंगे, जितना उनका क्या है? पॉपुलेशन है। ओके, समझ में आया? तो इसको बोलते हैं स्ट्रेटा बनाना।
देन आता है क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर सैंपलिंग को एरिया सैंपलिंग भी कहते हैं। इसमें कि हम क्या करते हैं, एरिया बनाते हैं जी। इसमें हमको क्या रहता है, देखिए हम अभी स्ट्रेटिफाई रैंडम सैंपलिंग पढ़े, इसमें हमने कहीं पर एरिया की बात किया नहीं, इसमें हमने इंडिविजुअल की बात की। हमारा पर्पस ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या कर सके, हम डिफरेंट टाइप लोगों को क्या करें, सैंपलिंग का हिस्सा बनाए, सैंपल का हिस्सा बनाए। लेकिन एरिया सैंपलिंग या क्लस्टर सैंपलिंग ऐसा होता है कि हम डिफरेंट डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया को क्या करते हैं, अपने रिसर्च में प्लान करते हैं लेने का, डिफरेंट डिफरेंट जियोग्राफिक एरिया को कवर करने का सोचते हैं। जैसे कि इंडिया में हम देखते हैं कि हमको आंगनबाड़ी वर्कर का हमको नॉलेज देखना है रिगार्डिंग मिड डे मील के प्रति। मिड डे मील के प्रति आंगनबाड़ी वर्कर के वर्क परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम पूरे इंडिया को कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इंडिया में हम क्या करेंगे, हम रैंडमली कोई सा भी क्या करेंगे, हम 20 या 10 या 5 अलग अलग स्टेट को कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बिहार, चलिए इसी को ले लेते हैं, बिहार, यूपी, राजस्थान, चेन्नई और उड़ीसा। अब यहाँ पर रैंडमली हम डिस्ट्रिक्ट को लेंगे, हर हर स्टेट से हम बहुत सारे लगभग 5 डिस्ट्रिक्ट को लेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 डिस्ट्रिक्ट लेते हैं। यूपी के भी हम 5 डिस्ट्रिक्ट लेंगे, ठीक है। राजस्थान के भी 5 डिस्ट्रिक्ट को लेंगे, ओके। चेन्नई के भी 5 डिस्ट्रिक्ट को लेंगे, उड़ीसा के भी 5 डिस्ट्रिक्ट को लेंगे। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट, हर किसी का फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट लेंगे और यहाँ से हम 5 आंगनबाड़ी संस्था को लेंगे, ठीक है। 5 आंगनबाड़ी संस्था के जो लोग हैं, वर्कर हैं, उनका हम मिड डे मील के प्रति जो नॉलेज है, किस तरह से प्रिपेयर करना है, कैसे बच्चों को खिलाना है, ये सब चीज हम उनका क्या करेंगे, इवालुएट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एरिया। हमारा एक पर्पस है कि हम बड़े से एरिया को क्या करें, कवर करें। तो इसको, इस तरह के सैंपलिंग को क्लस्टर सैंपलिंग भी कहते हैं, एरिया सैंपलिंग करते हैं, और मल्टी स्टेज सैंपलिंग इसी को कहते हैं, क्योंकि हमने मल्टी स्टेज को फॉलो किया है, ओके। इसका कीवर्ड है बहुत सारे जियोग्राफिकल एरिया को कवर करना, ओके। क्लियर, समझ में आया, वेरी गुड। चलिए अब देखते हैं सिस्टमेटिक सैंपलिंग। सिस्टमेटिक सैंपलिंग क्या होता है, सिस्टमेटिक सैंपलिंग में हमारा जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम रहता है, ओके। जैसे कि हमको एक ही टाइप के लोगों का डेटा चाहिए, स्मॉल पॉपुलेशन रहता है। जैसे हम जाते हैं आर्मी कॉलोनी में, आर्मी कॉलोनी का हम स्टडी करना चाहते हैं कि रिटायर्ड जो सोल्जर है उनकी लाइफ एक्सपीरियंस क्या है, उनका लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट किस तरह से हो रहा है, उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में हम स्टडी करना चाहते हैं। तो हमको पता है आर्मी कॉलोनी एक छोटा सा एरिया होगा, ठीक है, जहां पर कितने घर होंगे आर्मी वाले, कितने होंगे, 100 आर्मी वाले होंगे, जिनमें से कितने रिटायर हो गए होंगे, 25 रिटायर हो गए होंगे। अब 25 के क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में हमको स्टडी करना है। तो हमारा सैंपल यहाँ पर पॉपुलेशन जो सैंपल पॉपुलेशन है वो ही कम है, तो हम सिस्टमेटिक सैंपलिंग यहाँ से कर सकते हैं, ओके। या तो हम 25 के 25 को स्टडी कर लेंगे, या 1/n कर लेंगे, या 1/k कर लेंगे, ओके, ठीक। तो यहाँ पर से हमारा की फिफ्थ कर लेंगे, सॉरी ये नहीं है, के फिफ्थ कर लेंगे या एन फिफ्थ कर लेंगे, ओके। जो भी हर पांचवा घर को स्टडी कर लेंगे या हर दूसरे घर को स्टडी कर लेंगे, ओके। तो इस तरह से होता है सिस्टमेटिक सैंपलिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ओके। देन आता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में आता है पहला कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग का कीवर्ड है यहाँ पर आपका फिक्स्ड
साइज। इसमें क्या होता है कोटा सैंपलिंग में, अच्छा कोटा सैंपलिंग पढ़ने से पहले हम कन्वीनियंस सैंपलिंग पढ़ेंगे। कन्वीनियंस सैंपलिंग क्या होता है, इसको एक्सीडेंटल सैंपलिंग, हैप्पैजार्ड सैंपलिंग भी कहते हैं। हम अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग क्या कर लेते हैं, सैंपल सेलेक्ट कर लेते हैं। हम अगर बस स्टॉप में खड़े हैं तो हम क्या बोलेंगे, भैया थोड़ा सा हमारा सैंपलिंग का हिस्सा बन जाइए ना, सैंपल बन जाइए ना, कुछ इंटरव्यू वो रहता है, क्वेश्चन आयर होता है, प्लीज फिल कर दीजिए ना, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। जैसे हम कॉलेज स्टूडेंट हैं, हम बच्चों कॉलेज वाले जो बच्चे हैं उनके बारे में स्टडी करना चाहते हैं, कुछ टॉपिक है, तो हम रैंडमली कॉलेज के गेट के पास खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे, जो भी आएगा उसको बोलेंगे कि आप मेरे सैंपल का हिस्सा बन जाइए ना। हम अचानक से लाइब्रेरी जाते हैं, लाइब्रेरी में बच्चे बैठे रहते हैं, उसको बोलते हैं 5 मिनट लगेगा आपको ये क्वेश्चन आयर सॉल्व करने में, प्लीज आप मेरे रिसर्च का हिस्सा बन जाइए। इस तरह से हमको कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो भी हमको मिल जाए उसको हम रिसर्च का अपने सैंपल का पार्ट बना लेते हैं, दैट इज अ कन्वीनियंट सैंपलिंग। अब कोटा सैंपलिंग में क्या होता है, फिक्स्ड साइज रहता है ग्रुप का, ठीक है। स्पेसिफिक कोटा इज फुल्ड देन स्टॉप ऑन कोटा, ठीक है। जैसे कि हमको लेना है 100, क्या बोलते हैं, टीचिंग हो रहा है, व्हाट प्रॉब्लम पर्सन फेस इन द कोचिंग क्लासेस। अब हम देखना चाहते हैं कौन कौन से प्रॉब्लम को कोचिंग क्लास वाले फेस करते हैं, तो हम इसमें टीचर लेना चाहते हैं, हम 100 टीचर लेंगे, ठीक है। 100 टीचर से हम स्टडी करने चाहेंगे कि कितने क्या क्या प्रॉब्लम वो फेस करते हैं। फिर हम गर्ल्स स्टूडेंट से लेना चाहेंगे, गर्ल्स स्टूडेंट हम 100 लेना चाहते हैं, बॉयज हम लेना चाहते हैं 100 लेना चाहते हैं। अब 100 हो जाने के बाद हम क्या नहीं करेंगे, हम फिक्स साइज 100 के बाद 101 नंबर हम अलाउ नहीं करेंगे, हमको फिक्स्ड साइज रखना है, ठीक है। ये और हम सिलेक्शन किस हिसाब से करेंगे, कन्वीनियंस, जो टीचर हमको पहले मिल गया, जो गर्ल्स हमको पहले मिल गए, जो बॉयज हमको पहले मिल गए इस कोचिंग सेंटर का, उससे हम क्या कर लिए, अपना डेटा कलेक्ट कर लिए, ठीक। तो ये होता है कोटा सैंपलिंग, इसका कीवर्ड क्या है, फिक्स साइज। देन स्नोबॉल सैंपलिंग, स्नोबॉल सैंपलिंग को और क्या बोलते हैं, नेटवर्क सैंपलिंग बोलते हैं। टारगेट पॉपुलेशन बहुत ज्यादा रहती है, लेकिन ये क्या रहती है, रीच टू डिफिकल्ट, हमको वहां तक पहुंचने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए हम नेटवर्क का यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये पॉपुलेशन बहुत छोटे होते हैं, ये पॉपुलेशन बहुत बड़े होते हैं, लेकिन हम उनके तक नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए हम नेटवर्क और स्नोबॉल सैंपलिंग का यूज करते हैं। जैसे कि ड्रग्स एडिक्ट लोग हैं, ऐसा नहीं है कि वो बहुत कम है, पॉपुलेशन में हमारे बहुत ज्यादा है, लेकिन हम उनके ऊपर स्टडी करना चाहते हैं, तो हमको कोई आके थोड़ी बोलेगा, हाँ भैया मैं ड्रग्स एडिक्ट हूँ, लाओ मैं क्वेश्चन आयर भर देता हूँ आपका, ऐसा थोड़ी होता है। तो हमको क्या करना पड़ता है, नेटवर्क सैंपलिंग का यूज करना पड़ता है। हम एक भैया को पकड़े ड्रग्स एडिक्ट, उसको बोलेंगे भैया हम लोग आपके ऊपर स्टडी कर रहे हैं, आप 2 लोग का रेफरेंस दीजिए, तो वो 2 लोग का रेफरेंस देगा, फिर वो 2 लोग मिलेंगे, उनसे हम दो 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 का रेफरेंस मांगते जाएंगे, इस तरह से चैन बनते जाता है, ठीक। देन आता है जजमेंटल सैंपलिंग, जजमेंटल या पर्पसिव सैंपलिंग। पर्पसिव सैंपलिंग, जजमेंटल सैंपलिंग क्या होता है, स्पेसिफिक, और ये स्पेसिफिक रहता है और स्मॉल सैंपलिंग होता है। क्या, हम पर्पस के अकॉर्डिंग, जैसे हम क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ डायबिटिक पेशेंट रिसीविंग इंसुलिन थेरेपी जो ले रहे हैं डायबिटिक पेशेंट, उनका हम क्वालिटी ऑफ लाइफ स्टडी करना चाहते हैं, तो हम पर्पसली क्या लेंगे, ऐसे डायबिटिक पेशेंट को लेंगे जो इंसुलिन थेरेपी यूज करते हैं, तो हमारा सैंपल स्पेसिफिक हुआ, ठीक है। उसमें हम रैंडमाइज सैंपलिंग नहीं कर सकते, हम क्या कर रहे हैं, हम अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, हमारे पर्पस के अकॉर्डिंग वहां पर हम क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हॉस्पिटल में या फिर घर में भी, जो व्यक्ति डायबिटिक हो, पर्टिकुलर हमारे पास कंडीशन है, पहला तो डायबिटिक होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, इंसुलिन थेरेपी में होना चाहिए, ठीक है। हम उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ
क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो इस तरह से स्पेसिफिक पर्पस होता है, स्पेसिफिक जजमेंट होता है, उसके अनुसार हम क्या करते हैं, सैंपल सेलेक्ट करते हैं। ओके, तो दिस इज अबाउट सैम्पलिंग टेक्निक। इसका पूरा नोट्स दिया है यहाँ पर, देखिए, रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, आपको नोट्स मिलेंगे, आप अच्छे से पढ़ लीजिए। प्रोपोर्शनेट, डिसप्रोपोर्शनेट, देन कन्वीनियंस, पर्पस यूज, जजमेंट, कोटा सैम्पलिंग, ओके, स्नोबॉल सैम्पलिंग, यहाँ पर सब दिया है आपको पढ़ने के लिए। ओके, देन आता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव, टेस्टेबल स्टेटमेंट आर प्रेडिक्शन। ठीक है, हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस टेंटेटिव, टेंटेटिव यानी ये श्योर नहीं है, टेंटेटिव प्रपोज्ड है, ये बदल भी सकता है। ओके, टेस्टेबल, ये राइट भी हो सकता है, सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है, ओके, और रॉन्ग भी हो सकता है आफ्टर द स्टडी। ये आया था क्वेश्चन में भाई, मैं ऐसे ही नहीं बता रही हूँ। हाइपोथेसिस कैन बी राइट और रॉन्ग आफ्टर द स्टडी, यस ऑफ कोर्स, ओके, ये राइट भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है। एंड प्रिडिक्शन, हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं, हमको पता नहीं है, हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं, फिर उसके बाद उसी चीज को स्टडी कर रहे हैं कि हमारा प्रिडिक्शन सही है कि नहीं है। किसके बारे में? टू और टू से अधिक वेरिएबल के बारे में। जैसे कि student who study for more hours will obtain higher एग्जामिनेशन स्कोर। स्टूडेंट जो कि ज्यादा टाइम तक स्टडी करते हैं वह हायर एग्जामिनेशन में हायर स्कोर गेन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, स्टेटमेंट है। ओके ओके, 1 मिनट। ओके, देन स्टडी आवर्स, यहां पर हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, स्टडी आवर्स। ओके, देन हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, एग्जामिनेशन स्कोर। ठीक, अब देखते हैं हमारा हाइपोथेसिस हम कैसे बनाते हैं। हाइपोथेसिस हमारा मेनली क्या रहता है, दो हाइपोथेसिस रहता है, एक नल हाइपोथेसिस रहता है। नल हाइपोथेसिस क्या बताता है, नो रिलेशन, नो रिलेशन। यहां पर क्या बोलेगा कि देयर इज नो रिलेशन बिटवीन मोर आवर्स ऑफ स्टडी एंड एग्जामिनेशन स्कोर। ओके, अल्टरनेटिव हाइपो, इसको H0 से भी डिनोट कर सकते हैं। और H1, H1 क्या बोलेगा, देयर विल बी अ सिग्निफिकेंट रिलेशन बिटवीन आवर्स ऑफ द स्टडी एंड एग्जामिनेशन स्कोर। ओके, तो ये नल हाइपोथेसिस, ये क्या बोलते हैं, H1 या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ओके, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस कितने टाइप के होते हैं, इसमें दिया है कि नहीं दिया है, देख लेते हैं। हाँ, दिया है। नल हाइपोथेसिस हमेशा स्टेटमेंट क्या देता है, नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस आर रिलेशन, दो वेरिएबल के बीच में, आईवी और डीवी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, बोलता है ये डायरेक्ट। देयर इज नो सिग्निफिकेंट रिलेशन बिटवीन स्टडी आवर्स एंड एग्जामिनेशन स्कोर। ओके, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बोलता है, state that a significant difference or relationship exists। ओके, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमेशा ये स्टेट करता है कि दोनों आईवी और डीएवी के बीच में रिलेशन है, देयर is a significant relationship between the study hours and examination score। then डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होता है और नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होता है। देखिए, आप अच्छे से ध्यान दीजिए क्योंकि ये एग्जाम में आते हैं और ये चैप्टर थोड़ा सा कठिन होता है बच्चों के लिए। ओके, थोड़ा समझना कठिन होता है, आप 2 बार पढ़िए, 2 बार क्लास देखिए और आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ठीक, ये क्या हो रहा है भाई,
डायरेक्शनल हाइपोथेसिस प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिलेशन आर डिफरेंस। ये डायरेक्शन बताएगा। क्या डायरेक्शन बताएगा? स्टूडेंट हु स्टडी मोर विल हैव हायर स्कोर। स्टूडेंट जो कि ज्यादा आवर्स तक पढ़ते हैं उनका स्कोर हाई रहता है। ओके, स्टडी मोर आवर्स then achieve higher score. ओके, देन नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, ये केवल इफेक्ट बताता है, किस डायरेक्शन में या कम होगा या ज्यादा होगा नहीं बताता है। इसमें हम कम भी बोल सकते हैं, जो लेस आवर्स स्टडी लीड टू लेस स्कोर, ये भी बोल सकते हैं। किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, या तो हाई या तो लो। ओके, देन स्टडी आवर्स आर सिग्निफिकेंट रिलेटेड टू एग्जामिनेशन स्कोर। ये नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस क्या बता रहा है कि कोई तो रिलेशन है, मुझे नहीं पता है भैया कि ज्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है। ओके, लेकिन कोई तो रिलेशनशिप है, ये बता रहा है नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। ओके, देन देखते हैं एरर, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर क्या होता है। इसमें से 2 नंबर आपके पक्के, ये आता ही है। ठीक, बेसिक मीनिंग, हमको क्या करना है, हमको नल हम इसीलिए बनाते हैं, इस जीरो हाइपोथेसिस इसीलिए बनाते हैं ताकि हम उसको रिजेक्ट कर सके। ओके, हम रिजेक्ट कर सके, इसीलिए हम H0 बनाते हैं, नल हाइपोथेसिस बनाते हैं। टाइप 1 एरर क्या होता है, हम ट्रू नल को क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। हम नल क्या बता रहा है, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन आवर्स ऑफ स्टडी एंड अचीव हायर स्कोर। ओके, तो ये बता रहा है। अब हम, ये ट्रू है, लेकिन हम ट्रू को क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ट्रू नल को हम रिजेक्ट कर रहे हैं, हमारा काम ही है, नल बनाने का पर्पस ही है कि हम उसको रिजेक्ट कर दें। तो हम जब रिजेक्ट करते हैं ट्रू नल को तो H1 एरर होता है। चलिए दूसरा एग्जांपल से समझाते हैं, जैसे कि अधिकतर रिसर्च के बुक में दिया रहता है। ठीक है, आप ध्यान से सुनिए, मुझे ड्राइंग नहीं आता है तो फिर मैं वर्ड से ही बोलूंगी। एक अंकल जी हैं जो अपने किसी पार्टी में बहुत सारा खा लिए रहते हैं, ठूस के खा लिए रहते हैं, पेट निकल जाता है, ढकार मारते हुए वो हॉस्पिटल में पहुंचते हैं और बोलते हैं कि आज मैंने बहुत खा लिया है, मेरा पेट निकल रहा है, ढकार आ रहा है, मुझे कुछ गैस की दवाई दे दो। वहां हमारे डॉक्टर सर बैठे रहते हैं, एकदम इंटेलिजेंट। ओके, वो अपने मोबाइल में बिजी रहते हैं। वो बोलते हैं, अरे अंकल जी क्या फालतू बात करते हो, आप प्रेग्नेंट हो, जाओ यहाँ से। ओके, प्रेगनेंसी में तो ऐसा होता है। तो ये क्या हुआ, अंकल जी क्या प्रेग्नेंट थे? नहीं थे, लेकिन हमने अल्टरनेटिव को चुना, हमने उनको प्रेग्नेंट ना होते हुए भी प्रेग्नेंट बोला, तो ये हमने टाइप 1 एरर किया। मतलब देयर इज अ नो इफेक्ट बट वी से देयर इज इफेक्ट। ओके, एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे कि हम बोलते हैं शेर आया शेर आया। ओके, शेर आया, टाइगर आया, बट टाइगर नहीं आया। लेकिन गांव वाले डर के क्या करते हैं, अपने दरवाजे बंद करके घर में घुस जाते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, क्या शेर आया? नहीं आया ना, लेकिन वो क्या सोचे कि शेर आया। तो देयर इज नो इफेक्ट, एग्जिस्टिंग इफेक्ट। ओके, नो इफेक्ट बट वी आर, क्या समझ में आ रहा है कि वहां पर फॉल्स अलार्म हो रहा है, फॉल्स अलार्म हो रहा है। ठीक है, कोई शेर नहीं आया है, लेकिन हम क्या मान रहे हैं, शेर आया है। नो इफेक्ट बट वी से देयर इज अ इफेक्ट। ओके, समझ में आया? ओके, पहली बार में थोड़ा सा दिक्कत होता है, वी से इफेक्ट एग्जिस्ट बट एक्चुअली
इट इज नॉट एग्जिट, ओके, इट डज नॉट एग्जिट। इसको अल्फा भी बोलते हैं, इसको पी वैल्यू भी बोलते हैं, सिग्निफिकेंट लेवल भी बोलते हैं, जो कि लेस देन होना चाहिए 0.05 लेवल पे, ओके। चूंकि ये फॉल्स है और पॉजिटिव हमने सोचा, इसलिए इसको फॉल्स पॉजिटिव बोलते हैं। देन डिटेक्ट समथिंग दैट इज नॉट रियली देयर, हमने डिटेक्ट किया, टाइगर आया, टाइगर आया, लेकिन क्या टाइगर आया? नहीं, नॉट। तो यहां पर कोई रिएक्शन नहीं है, लेकिन हमने बोला कोई एक्शन नहीं हुआ, लेकिन हमने बोला कि देयर इज एक्शन। एग्जाम्पल, मेथड डज नॉट वर्क बट रिसर्चर से इट्स वर्क, ओके, कुछ समझ में आया आपको? देन हमारा पर्पस ही है H0 को रिजेक्ट करना, हमने रिजेक्ट कर दिया। H0 इज ट्रू बट वी आर रिजेक्टिंग, इसको अल्फा भी बोलते हैं, मैंने आपको बताया। सिग्निफिकेंट लेवल भी बोलते हैं, सेम सेम हो गया क्या? रिलेशनशिप विद द पावर, नो, नो रिलेशन। रिड्यूस्ड द एरर, लो अल्फा, सिग्निफिकेंट लेवल, दो दिस कैन बी अफेक्ट द पावर, ठीक है। रिड्यूसिंग द एरर, अगर हम अल्फा को कम कर देते हैं तो हमारा पावर क्या होगा? अफेक्टेड होगा। ये इसको फॉल्स अलार्म के नाम से भी जानते हैं, टाइप 1 एरर, यस व्हेन इट नो, ठीक है। नहीं रहता है कोई भी रिएक्शन, फिर भी हम क्या बोलते हैं कि हुआ है। चोर नहीं आया था, फिर भी हम बोलते हैं कि चोरी हुआ है। ड्रग्स का कोई रिएक्शन नहीं होता है, फिर भी हम बोलते हैं देयर इज अ रिएक्शन। ओके, फाइन, गुड, ओके। अब देखते हैं टाइप 2 एरर। टाइप 2 एरर क्या होता है? फेलिंग टू रिजेक्ट अ फॉल्स नल। हम फॉल्स नल है, अभी तक नल क्या था? ट्रू था। अभी नल्स फॉल्स है, लेकिन हम रिजेक्ट करने के लिए फेल हो गए, उसको रिजेक्ट नहीं कर पाए, ओके। तब होता है टाइप 2 एरर। यहां पर क्या होता है? वी से इफेक्ट डज नॉट एग्जिट बट इट इज एक्चुअली एग्जिट, ओके। यहां पर हम बोलते हैं कि इफेक्ट नहीं हुआ है बट एक्चुअली में हुआ है, ठीक है। एक कोई इफेक्ट नहीं हुआ है, ड्रग्स का कोई इफेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन क्या हुआ रहता है? एक्चुअली में हुआ रहता है। इसको बीटा बोलते हैं, फॉल्स नेगेटिव बोलते हैं, मिसिंग समथिंग दैट रियली हियर। जैसे कि शेर आया वाला एग्जांपल देखते हैं, टाइगर आया, टाइगर आया, वाकई में टाइगर आया, ओके, लेकिन हमने मिस कर दिया देखना, ठीक है। टाइगर आया, पूरा गांव को उजाड़ के चला गया, लेकिन हमने नहीं देखा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? फेल टू रिजेक्ट फॉल्स नल। फॉल्स नल को हम रिजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, फेल टू रिजेक्ट फॉल्स नल, ओके, ठीक। मेथड वर्क बट रिसर्चर से इट डज नॉट वर्क। मेथड वर्क, हमने कोई भी मेथड यूज किया है, वो वर्क कर रहा है, बट हम यहाँ पर नहीं बोल पाते हैं कि मेथड वर्क किया है, ये मिस्ड अलार्म होता है, हम मिस कर दिए, हमने नहीं देखा शेर आया, लेकिन शेर तो आया ना। फेल टू रिजेक्ट H null hypothesis. H1 is false but we can reject it. इसको बीटा के नाम से भी जानते हैं, स्टैटिस्टिक पावर, इससे हम रिलेशन होता है स्टैटिक पावर। स्टैटिस्टिक पावर का मतलब होता है 1 माइनस बीटा, बीटा का लेवल होता है वह कितना होना चाहिए? लेस देन 0.02 सॉरी 20, और ये सिग्निफिकेंट हमारा 0.05 से कम होना चाहिए। बीटा है वो 0.20 से कम होना चाहिए, और हमारा पावर जो होता है 1 माइनस बीटा, ये 0.80 से अधिक होना चाहिए। इंक्रीज सैंपल साइज, पावर एंड इम्प्रूव रिसर्च डिजाइन। जितना हम सैंपल के साइज को बढ़ाएंगे, हमारा पावर, टेस्ट पावर होता है वह बढ़ेगा। इसमें क्या है? फॉल्स अलार्म इसमें था, इसमें मिस्ड डिटेक्शन, ठीक, हम डिटेक्ट नहीं कर पाए। टाइप 2 एरर कब होता है? जब नो हम बोलते हैं, जबकि एक्चुअली उसका जवाब रहता है यस, ओके। तो आपको टाइप 1 टाइप 2 एरर समझ में आया नहीं आया? इसमें सिंपल सा है,
टाइप 1 एरर में हमको H0 को हमको क्या करना है, रिजेक्ट करना है। H0 या नल हाइपोथेसिस इसीलिए बनता है ताकि हम उसको रिजेक्ट कर सके। नल हाइपोथेसिस ट्रू होते हुए भी हम उसको रिजेक्ट करते हैं, ठीक है, तब हम करते हैं टाइप 1 एरर। और H0 इज फॉल्स, बट H0 फॉल्स रहता है, बट वी फॉल टू रिजेक्ट द नल, ओके, हम फेल नहीं कर पाते हैं, ठीक है, रिजेक्ट नहीं कर पाते हैं H0 को, इसलिए हम एक्सेप्ट कर लेते हैं H0 को, ओके ओके। तो ये है पूरा हाइपोथेसिस के बारे में, ओके। देन नेक्स्ट टॉपिक क्या है, क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव रिसर्च, इसको हम यहाँ से कल देखेंगे। आप यहाँ तक का पढ़ के आइए, हाइपोथेसिस तक का। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कल की क्लास में हम डाउट क्लियर करेंगे। आप कमेंट्स कीजिए, ओके, आप कमेंट्स कीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको कहीं पर भी डाउट है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। प्लीज 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 कमेंट्स कीजिए ताकि मुझे पता चले कि मैं रैंडमली पढ़ाते जा रही हूँ, कोई वैल्यू नहीं है उसका, अगर आपको डाउट रह गया तो, ओके। तो चलिए फिर आज यहीं पर रैप अप करते हैं। कल हम देखेंगे क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव रिसर्च, यहाँ से हम चालू करेंगे, ओके। टिल देन बाय बाय।